वो 1858 1858 टू 1947 इस सेक्शन में हम लोगों का प्रवेश है, एंट्री है। ठीक है, पहली बात तो एक इंटरलिंक ये देखना है इसके पहले के इतिहास से इसका कनेक्शन कैसा है। तो पहली चीज तो जस्ट पहले की बात की जाए तो रिवोल्ट ऑफ 1857 इससे इसकी पूरी प्रतिक्रिया शुरू हुई, इधर रिएक्शन। दोनों तरफ से ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अंग्रेजों के जो कदम हो गए टू लॉन्च सम पॉलिसीज फॉर इंडियंस, जिससे कि ऐसे विद्रोह दोबारा ना हो सके और अपने को और मजबूत बनाया जा सके। ऐसे विद्रोह से बचाना भी है पहली चीज, और दूसरी चीज जो कमाई ठीक ठाक हो रही है उसको भी बनाए रखना है। तो अभी शांति व्यवस्था के साथ कमाई बनाए रखना है, उसके पहले केवल लूट लेना है, उसमें शांति व्यवस्था बनी रहे या न बने उसकी चिंता नहीं करनी, इसके पहले ये था। ठीक है, और जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आई, समस्याएं इंडियंस के सामने, वैसे वैसे लोग अपने आप को अपडेट करते गए और नई नई चीजें सीखते गए, नई नई समस्याएं आती गई, और जैसे जैसे नए नए प्रॉब्लम्स आए वैसे वैसे नई नई टीचमेंट इनको मिलता रहा, नई नई शिक्षाएं मिलती रही, और अपनी एक्टिविटीज में हर न्यू स्टेप पर इन्होंने एक नया तौर तरीका लागू किया है, एक नया सिस्टम। उस नए सिस्टम को हम जनरली यहां पर दो भाग में देख सकते हैं। एक तो हम देखेंगे जो इंडियंस रिएक्शंस है तो फ्रीडम स्ट्रगल के रूप में देखेंगे। स्वतंत्रता संघर्ष, अब डायरेक्ट तुरंत तो नहीं देखा, लेकिन इसकी भूमिका तो दिखी जाएगी कहीं ना कहीं से। अगर दूरदर्शी निर्णयों पर हम जाएं तो जो भी एक्टिविटीज होगी उसके दूरदर्शी निर्णयों पर जाएंगे तो हमको तो यही दिखेगा कि ये तो स्वतंत्रता की लड़ाई है, जो शुरू में नहीं समझ में आती है। भाई शुरू में बच्चों को जब डंडा मार के पढ़ाया जाता है तो उसको क्या पता रहता है कि इसका उपयोग आईएएस बनने में है, यूटिलाइज हम कर लेंगे। लेकिन वो जागरूक शुरू में डर के मारे पढ़ाया जाता है, मतलब डर ठीक है कि पढ़ता है, शुरू करता है, उसका यूटिलाइजेशन उसको कुछ नहीं पता होता है, उसका क्या वो उपयोग करेगा ये भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, बट उसको कराया जाता है, वो करता है। लेकिन लास्ट में अगर सदुपयोग होता रहा, बीच में लाइन लेंथ ना बिगड़ी, बन गया आईएएस। ठीक है, तो शुरू में अगर उसके से पूछा जाए कि इसका उद्देश्य क्या है तो शायद वो नहीं बता पाएगा। तो शुरू में जो कुछ भी हो रहा है उसके उद्देश्य के बारे में चर्चा की जाए कि भाई अभी इसका उद्देश्य क्या, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष है, तो सब आप तुरंत मना कर दोगे। आर्थिक हितों के लिए होगा, जाति के आधार पर अलग अलग नहीं होगा। एक पर्टिकुलर क्षेत्र ही, लेकिन उस क्षेत्र में निवास करने वाली वो समस्त जनता है जो उस डिमांड के अंतर्गत, उस मांग के अंतर्गत जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, उच्च निम्न के आधार पर, टच और अनटच के आधार पर विभाजित नहीं है। ठीक है, तो अब इसलिए जो है वो ऐसे संगठन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे हैं। एक्चुअली वो ऑर्गेनाइजेशंस राजनीतिक होंगे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होंगे और उनके आर्थिक हितों की डिमांड करेंगे। तो ऐसा संगठन तभी बनेगा
जब धार्मिक कारणों से एक रूपता स्थापित, तो मैंने तो पहले कहा कि राजनीति क्या है, राजनीति का मैथ क्या है, राजनीति का गणित ये है कि धर्म में अगर हम आर्थिक मामले जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो उसके उत्तर में जो हमें मिलता है जुड़ करके वो राजनीति होता है, उसको हम राजनीति कह सकते हैं। ठीक है, रिलीजियस प्लस इकोनॉमिक मैटर्स इज इक्वल्स टू पॉलिटिक्स। ठीक है, क्लियर? तो ये एक बेसिक हम लोगों ने रिसर्च करके दिया है, इस पर आप विश्वास करें ना करें वो आपकी मर्जी है, क्योंकि ये इसके प्रूफ के लिए कोई सामने नहीं आएगा कि भाई हाँ हमने भी यही कहा है। तार्किक रूप से सही है और आप इस चीज को मान सकते हैं, उसके रिजल्ट भी है सामने। क्लियर? तो इसमें और डिस्कस में हम लोग ना जा करके अब ये कहेंगे, इतना अगर आपने अपने समझ के आधार पर नोट कर लिया है तो इस स्टेप पर आप इसको उठाएंगे और इसमें लिखेंगे इस बार या इस कालखंड में राजनैतिक संगठनों की स्थापना हुई, राजनैतिक संगठनों की स्थापना हुई। इन दिस ड्यूरेशंस देर एस्टेब्लिश द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। कैसे, क्यों? ड्यू टू रिजल्ट ऑफ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। मैंने वही कहा धार्मिक मामलों में सुधार, वही मैंने कहा वो प्लस इकोनॉमिक आप जोड़ दोगे तो ड्यू टू सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, रिजल्ट ऑफ, ड्यू टू रिजल्ट ऑफ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, बिकॉज इससे राष्ट्रीयता की भावना पनपी, बिकॉज इट राइज्ड द emotion of nationalism, it raised the emotion of nationalism। इससे हो गया, उसी में हो गया है, हो गया उसी में, क्योंकि इससे फिर राष्ट्रीय भावना या राष्ट्रवादी भावना का जागरण हुआ, नेशनलिज्म का जो इमोशन है वो आया। किससे आया? धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन से। अभी वही 2 लाइन में मैंने लिख दिया था, केवल पहले ही लिख दिया था। अब ये सब जो मैं अब बता, अब स्क्रिप्टेड चीजें मैं बता रहा हूं जो लोगों ने दिया है, उसके प्रूफ में ऑटोमेटिक आएगा। अगर सही रहेगा तो जहां भी आप पढ़ोगे सारी चीजें उसी को फॉलो करेंगी। तो ये सब फॉलो कर रही हैं स्क्रिप्टेड चीजें। ठीक है, ध्यान दें इस चीज। तो सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म एक ऑर्गेनाइजेशन बना है जो अपने आर्थिक हितों के लिए, एक समूह के लिए वो काम करने की। क्यों? क्योंकि अब नेशनलिज्म की भावना जन्मी है, राष्ट्रवाद की भावना आई है। राष्ट्रवाद की भावना का मतलब जानते हो क्या है? राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। व्हाट इज द नेशनलिज्म? दिस इज द इमोशनल फैक्ट। ये भावनात्मक तथ्य है। वाइल स्टेट इज द फिजिकल फैक्ट, जबकि राज्य भौतिक तथ्य होता है। राज्य और राष्ट्र में जानते हो क्या डिफरेंस होता है? राज्य कुछ भौतिक तत्वों का मिला हुआ एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उस संगठन के एलिमेंट्स जो हैं उनका आपस में एक दूसरे के प्रति लगाव, अट्रैक्शन, उनमें एक दूसरे के प्रति जो लगाव है, अट्रैक्शन है, जो भी एलिमेंट्स उसके हैं। जैसे राज्य में आपने पढ़ा ना कि एक जमीन का टुकड़ा है, निर्धारित भूभाग, आर्टिकल 1, फिर उस पर रहने वाले कुछ लोग हैं, जनसंख्या, फिर कुछ लोगों को संचालित करने वाली उनकी एक सरकार है, और फिर सरकार की अपनी संप्रभुता है। 4 एलिमेंट्स हो गए। अब सरकार का जनता और जनता के प्रति सरकार में एक प्रेम भाव। क्यों?
क्योंकि सरकार जनता के उत्थान के लिए कर रही है और जनता को प्रमोशन की, ये जो भूभाग है इसमें रह करके इसी के उत्थान की बात करनी, मतलब वो जो लैंड है ना, जो भौगोलिक सीमा है, जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, उसके प्रति एक प्रेम भी डेवलपमेंट कर रहा है, एक इमोशंस भी डेवलप हो रहा है। तो सरकार का उस देश के, उस भूखंड के कारण सरकार के प्रति लोगों का एक जो अट्रैक्शन है, वो फिर अपने देश के लिए, अपने भूभाग के लिए प्रति, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर, जो भी लोग फॉलो कर रहे हैं अपने जीवन लाइफ ऑफ पैटर्न के लिए, उसके प्रति एक अटूट। नहीं तो ऐसे तो भाई हर एक चीज से अच्छा कोई अगला मिल ही जाता है सुख सुविधा पूर्वक, तो फिर ऐसे तो ये छोड़ के तुरंत माइग्रेट कर लेना चाहिए। अब यूरोपियंस है, यूरोपियन कल्चर आया, आप भारत में रह रहे थे, भारतीय कल्चर के साथ देखने में लग रहा है यार वहां तो ज्यादा मजा है। हिंदुइज्म छोड़ो, इसमें दुनिया भर की चीजें हैं, तमाम सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं इसमें, ये न खाओ, वो न खाओ, वो न खाओ, ये न करो, व्रत रहो, नौटंकी दुनिया भर का, ये पूजा, वो पाठ, ये मंदिर, बड़ी दिक्कत है। वहां चलते हैं, वहां बहुत मजा है, लोग केयर भी नहीं करते तमाम सारी चीजों का। यहाँ तो हर एक स्टेप पर लोग केयर करते हैं, टोका टोकी भी करते रहते हैं। पता लगा माइग्रेट कर गए, रोक कौन रहा भाई? कोई रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन रोकने का जो आधार बनाया गया है, दैट वाज द नेशनलिज्म। वो जो रोकने के लिए खड़ा हुआ है ना, जो अभी तक नहीं था, अब वो आया है, वो था नेशनलिज्म। नहीं भाई, मेरी संस्कृति ही सर्वोच्च है, हमारी धरती सबसे अच्छी है, हमारा रहन सहन सबसे उच्च है, हम इसके पर तो छोड़ ही नहीं सकते इसको, मेरा लगाव है, ठीक है ना। तो दिस इज द नेशनलिज्म। वो जो रोकने वाली बॉडी आके खड़ी हुई है, नहीं उधर नहीं ट्रांसफर करना है, वो कोई फोर्स लेकर के, कोई सेना लेके जो नहीं आई है, तो इंटरनली प्रिवेंट करने का काम कर रही है आपको, दिस इज वो राष्ट्रवाद है। वो भाव ये सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों से ही आया, वो धर्म के कारण ही आएगा, क्योंकि धर्म ही तो ये सिखाता है कि धर्म से संस्कृतियां आती हैं, और संस्कृतियों में प्यार, संस्कृतियों से लगाव धर्म के कारण आता है। अब उसके कारण जो उसमें जो विकृतियां आ जाती है, जिससे एक पोषित और एक शोषित वर्ग अलग अलग हो जाते हैं, उसी में सुधार करके अगर उसके वास्तविक स्वरूप को लागू करने की बात की जाए और लागू करने का प्रयास किया जाए, जैसा कि दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय जैसे लोगों ने और इनके जैसे अन्य लोगों ने किया, और एक वास्तविक समाज की स्थापना करने की बात की, शुद्ध समाज की स्थापना करने की बात की, जिसमें अलगाववादी गतिविधियां जो सेपरेट बनाती है, अलग अलग करती हैं लोगों को, पार्शियल करती हैं लोगों को, जो अलगाववादी गतिविधियां हैं, डिस्क्रिमिनेटिव जो एक्टिविटीज हैं, उसको खत्म करके एक शुद्ध और वास्तविक समाज की स्थापना करे, दिस इज द राष्ट्रीय समाज। इसके कारण ही तो आएगा। इसने नेशनलिज्म को प्रमोट किया, नो डाउट, तो राष्ट्रवादी विचारधारा आई, और अब उसके साथ जोड़ के अपने आर्थिक हितों को प्रस्तुत किया गया, तो वो राजनीतिक संगठन हो गया। उसके साथ जोड़ के अपने आर्थिक हितों को रिप्रेजेंट किया गया, वो राजनीतिक संगठन। तो 1858 से 1885 के बीच, 85 एक बाउंड्री लाइन बनाई गई, वो मैं आगे उस पर चर्चा करूंगा, क्योंकि उसके बाद थोड़ा नेचर चेंज हुआ इसका, जो संगठन आए, क्योंकि 1857 का जो विद्रोह था, अगर एज ए हम रिवोल्ट उसको टेकअप करते हैं, लेते हैं, तो वो पूरी तरीके से विफल रहा। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि 1858 का अधिनियम आया और 1857 के विद्रोह को पूरी तरीके से अंग्रेजों ने, जैसा कहा, हमने समाप्त कर दिया, और 1858 के अधिनियम से तमाम सारी उन गतिविधियों पर रोक लगा दी जो विद्रोही रूप से हमारे अगेंस्ट स्टार्ट होती हैं, और विद्रोह समाप्त हो गया। ये अंग्रेजों का कहना है। हमारा कहना है कि विद्रोह का जो नेचर है थोड़ा चेंज हुआ है, और इस रूप में आया है। जो 1857 में जिस नेचर के कारण वो स्टार्ट हुआ था, वो नेचर थोड़ा चेंज हुआ है, और एक नए नेचर में आया है अंग्रेजों के खिलाफ ही, है अंग्रेजों के खिलाफ ही, लेकिन दूसरे भाव में, ठीक है। तो हर स्टेप पर, अगर इसको क्रांति आप कहना चाहें तो कह सकते हैं, क्योंकि उसके संचालन को आप कंटिन्यू रखिए 1947 तक, नेचर चेंज करते अलग अलग स्टेप पर, अलग अलग कदमों पर, अलग अलग ड्यूरेशंस में, उसके अलग अलग नेचर के साथ आप उसको अध्ययन कीजिए फाइनली,
और ये करना कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि है तो वही, सीधी सी बात, ठीक है। तो यहां पर सामाजिक और राजनीतिक सुधारों का राष्ट्रवादी भावनाओं का जन्म हुआ, राष्ट्रवाद की भावना जन्मी, पनपी, स्टार्ट राइज हुई और राजनीतिक संगठन बने, ठीक है। इतना लिख लिया ना, नहीं लिखा? इसी सोच के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग राजनीतिक संस्थाओं का गठन हुआ। ये लिखा है कि नहीं लिखा है? नहीं लिखा, इसको नोट करो। एंड विद दिस आइडियोलॉजी, जो भी आपने लिखा है, नेशनलिज्म, वो सब सारी चीजें, देयर established some political institutions in different regions, क्षेत्र, विभिन्न क्षेत्रों में, इन डिफरेंट रीजन्स, ठीक है। सबसे पहले इसकी शुरुआत बंगाल से हुई। फर्स्टली इट स्टार्टेड फ्रॉम बंगाल, सारी चीजें बंगाल से हुई थी, भी बंगाल से हुई। फर्स्टली इट स्टार्टेड फ्रॉम बंगाल। तो अब नाम आप लिखते जाइए और कुछ विशेषताओं के साथ इंस्टीट्यूशंस, लैंड होल्डर सोसाइटी, या जमींदारी एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन, 1838 कलकत्ता, established in 1838 at कलकत्ता, ठीक है। फाउंडर इसके रहे द्वारिका नाथ टैगोर, अन्य नेताओं में, अदर लीडर्स में दो चार नाम लिख लीजिए। अदर लीडर्स में राजा राधाकांत देव, क्रम से लिखिए, राजा राधाकांत देव। हालांकि राधाकांत देव ही लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, राजा हटाई दो। फिर है प्रसन्न कुमार ठाकुर, प्रसन्न, PRASANNA, प्रसन्न कुमार ठाकुर, हैप्पी कुमार ठाकुर, प्रसन्न। फिर है राजा काली कृष्ण, कुछ अंग्रेज भी हैं। थियोडोर डिकेंस, THEODOR, थियोडोर डिकेंस, DICKENS, डिकेंस, थियोडोर डिकेंस। फिर हैं इसमें विलियम काब्री, ओके। विलियम काब्री के आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये एक्चुअली अंग्रेज सचिव हैं, इस संस्था के ब्रिटिश सचिव हैं, अंग्रेज सचिव, ब्रिटिश
सेक्रेटरी। और प्रसन्न कुमार ठाकुर के आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये भारत सचिव है, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। वो सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश हो गए, ये सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हो गए। ये भारत में इसके सचिव हैं, वो लंदन में उसके सचिव हैं, बस यही है। ठीक है, इसमें कुछ लिखना नहीं, बस एक लाइन लिख लीजिए। ये आधुनिक भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी। दिस वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ मॉडर्न इंडिया। फर्स्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसके बाद है अगला इंस्टीट्यूशन है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ये बना है इस्टेब्लिश इन 1843। 1843 कहाँ? बंगाल में ही है। इसके फाउंडर हैं जॉर्ज थॉमसन। जॉर्ज थॉमसन इसके फाउंडर हैं जॉर्ज थॉमसन और इसके सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं प्यारी चंद्र मित्र। प्यारी चंद्र मित्र। इसमें कुछ जमींदार और गैर सरकारी अंग्रेज सम्मिलित थे। There included some landholders and non-official Britishers. In this organization. अब अगला है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन established in 1851। फाउंडर इसके हैं राजा राधाकांत देव। इसके फाउंडर हैं। इसका जो प्रमुख पत्र है, मेन न्यूज़पेपर, वह है हिंदू पैट्रियट। पैट्रियट समझ रहे हैं क्या है? क्या? देशभक्त। हिंदू पैट्रियट। किसने ये पब्लिश करी थी? हिंदू पैट्रियट। पब्लिशर कौन है? बताया है मैंने कल बताया है। हिंदू पैट्रियट के पब्लिशर बताओ, प्रकाशक। हरीशचंद्र मुखर्जी थे। चलो खैर, इसमें लाइन नोट कर लीजिए। उपरोक्त दोनों संस्थाओं को मिलाकर इस संस्था का निर्माण किया गया। दिस इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन, दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड by adding above
2 ऑर्गेनाइजेशंस, अबव 2 ऑर्गेनाइजेशंस। पहले का जो पहला बना लैंड होल्डर, नहीं हो तो तीसरा हो गया ना ये, फिर ये पहले कि दूसरा है, ये तीसरा है ये। तो पहले का एक जमींदारी एसोसिएशन हो गया, लैंड होल्डर हो गया, और दूसरा बंगाल ब्रिटिश इंडिया हो गई सोसाइटी। इन दोनों को मिला करके ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बना है। कहने का ये मतलब है बाय एडिंग अबव 2 ऑर्गेनाइजेशंस, ऊपर के दोनों संगठनों को मिलाकर इसे स्थापित किया गया। ठीक है, ओके। अगला है इंडियन लीग। इंडियन लीग Indian League established in 1875, established in 1875। फाउंडर इसके हैं शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष, और अध्यक्ष हैं इसके शंभू चंद्र मुखर्जी, अध्यक्ष, चेयरमैन। शंभू चंद्र मुखर्जी, शंभू चंद्र मुखर्जी। शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किया था। शिशिर कुमार घोष audited the magazine of अमृत बाजार, मैगजीन ऑफ अमृत बाजार, अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किया था, ऑडिटेड। ठीक है, चलिए खैर। आज इंडियन एसोसिएशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बंगाल के ऑर्गेनाइजेशंस में। इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन established in 1876, established in 1876, और इसके फाउंडर रहे हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कहां पर स्थापित किया? एक लोग और जो, एंड आनंद मोहन बोस, एंड आनंद मोहन बोस। एट अल्बर्ट हॉल ऑफ कलकत्ता, अल्बर्ट हॉल ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में। यह बंगाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ चीजें लिखनी पड़ेंगी, उसको लिखिए। यह बंगाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था थी। दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ बंगाल। इसने मध्यम वर्ग के साथ साथ साधारण वर्ग को भी महत्व दिया। इसने मध्यम वर्ग के साथ साधारण वर्ग को भी महत्व दिया।
it gave the importance to common people with मिडिल क्लास पीपल। तो इसके पहले की जो संस्था है उसमें सब में मिडिल क्लास के लोग हैं, बहुत नीचे के लोग नहीं है। पहली संस्था बंगाल की जिसमें नीचे के लोग, कॉमन पीपल को भी एंट्रेंस दिया, महत्व दिया, तो इसने महत्व दिया। ठीक है, विद कॉमन पीपल विद मिडिल क्लास पीपल। ठीक है, ओके। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अपनी पत्रिका बंगाली के माध्यम से इसका प्रचार किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अपनी पत्रिका बंगाली के माध्यम से इसका प्रचार किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी एक्सपेंडेड द ऑर्गेनाइजेशंस बाय द मीडियम ऑफ हिज मैगजीन बंगाली, बाय द मीडियम ऑफ हिज मैगजीन बंगाली। बंगाली अंडरलाइन कीजिएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ। ठीक है, ओके। इस संस्था का उद्देश्य लिखिए। एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की आयु को बढ़ाना, टू इंक्रीज द एज ऑफ एस्पायरेंट्स ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ऑफ एस्पायरेंट्स ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। एज 19 साल लास्ट एज थी शुरुआत में, 19 साल में सब कर लेना है। कोई अटेम्प्ट नहीं था, लंदन में एग्जाम होना था, भारत में होना नहीं था। हिंदी मीडियम तो होने नहीं था, इंग्लिश मीडियम। उस समय इंग्लिश मीडियम क्या स्थिति रहेगी भारत में। कुल मिला के सीधे सीधे भारतीयों को सिविल सेवक ना बनने दिया जाए, यही प्रयास किया जा रहा था। तो पहली इनकी डिमांड ये थी कि सिविल सर्विसेज में आयु को बढ़ाइए। दूसरी इनकी डिमांड थी इसी परीक्षा से रिलेटेड कि परीक्षा को भारत में भी आयोजित किया जाए। ठीक है, तो सेकंड लिख लीजिए, द एग्जामिनेशन ऑफ सिविल सर्विसेज would be held in India also, would be held in India also, भारत में होना चाहिए या की जाए, नॉट होना, भारत में की जाए। इसके बाद इन्होंने क्या, इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट का विरोध किया। नेक्स्ट में लिखिएगा, ही अपोज्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड आर्म्स एक्ट, आर्म्स एक्ट, ARMS, आर्म्स, शस्त्र अधिनियम। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट देसी भाषा पत्र पत्रेक्षण अधिनियम हो गया। ये 1878 में जो आया था। ये देसी भाषा में यानी भारतीय भाषा में निकलने वाले जितने पत्र और पत्रिकाएं थे उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए स्पेशली आया था। उसमें कि जो भी देसी भाषा में मैटर को लिखवाना, वो सबसे पहले जाकर के अंग्रेजी भाषा के जो उनकी अपना ब्रिटिश सरकार थी उसके यहाँ उसको पूरा देना पड़ेगा पत्रेक्षण के लिए। पत्रेक्षण होगा, इसके बाद वो सेंसर करेगा उस पर क्या छापना क्या नहीं छापना है। फिर जो मैटर देगा कि यही छापना है, फिर उसी को छापना पड़ेगा। कुल मिलाकर के एक प्रकार से देसी भाषा को प्रवेट करने के लिए ही था। और आर्म्स एक्ट में था कि भारतीयों को शस्त्र रखने का कोई अधिकार नहीं था, और जो भी रूल्स थे उसके लिए इतने कठिन थे कि कुल मिलाकर के एक प्रकार से भय नहीं था। वो दोनों का इन्होंने विरोध किया। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध किया और आर्म्स एक्ट का विरोध किया। इसके बाद इसमें लिखे, इन्होंने इल्बर्ट बिल का समर्थन किया एंड सपोर्टेड द इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट विधेयक या बिल, इन्होंने इल्बर्ट बिल का सपोर्ट किया एंड सपोर्टेड द इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल क्या है? लॉर्ड रिपन जब वायसराय थे तो उनके समय में एक विधेयक पेश किया गया था
और वो विधेयक ये था कि इनके ही प्रयासों से किया गया था। वो विधेयक ये था जो कानून बनाने के लिए, जिसमें भारतीय जजों के साथ साथ उनके जो ब्रिटिश जजों के जो क्लेम्स एंड राइट्स होते थे, अधिकार होते थे, उनके जो दावे होते थे, वेतन भत्ता अधिकार क्षेत्र होता था, वो सारी चीज़ें भारतीय जजों को भी मिलनी चाहिए। इसके पहले क्या मामला था कि भारतीय जज केवल भारतीय मामलों को देखेंगे, ब्रिटिश मामलों को देखने के लिए केवल ब्रिटिश जज ही हो सकते हैं। और भारतीय और ब्रिटिशर्स के बीच कोई अगर डिस्प्यूट है, ये मामला अगर है और ब्रिटिशर्स के साथ है, तो वो जज कौन निस्तारण करेंगे? वो ब्रिटिश जज करेंगे। उसके लिए कोई भी पैनल इंडियन जज उसके लिए अलाउ नहीं था। दिस वॉज द टोटली डिस्क्रिमिनेशन। फिर इसके बाद वेतन भत्ते के मामले में भी भारतीयों को वो सुविधाएं, वो कंफर्टेबिलिटी अनाउंसेज नहीं प्राप्त थे जो ब्रिटिशर्स को प्राप्त होते थे। तो कहने को भी भारतीयों को उस प्रशासन में शामिल किया गया ताकि लोग विरोध न करें, भाई हमने आपको शामिल, लेकिन राइट्स की जहाँ तक बात है, अधिकारों की बात है, अनाउंसेस की जहाँ तक बात है, क्लेम्स की जहाँ तक बात है, उन सारी चीज़ों पर उन्होंने पूरी की पूरी पार्शियलिटी कर रखी थी, डिस्क्रिमिनेशन कर रखा था। और पूरा प्रयास था उनका कि इस पूरे मामले का लाभ टोटली अंग्रेजों की ओर ही रहे, भारत की ओर, यानी डायरेक्शन इसका चेंज ना होने पाए। दिस शुड नॉट बी towards to Indians, it should be towards Britishers only। ये पूरा उनका मोटिव होता था। ठीक है, समझ गए ना? तो इल्बर्ट बिल पहली बार रिपन के प्रयासों से लाया कि एक विधेयक आ जाए जिसमें पूरे अनाउंसेस, पूरे राइट्स, सब कुछ इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स जजों के बराबर कर दिए जाए। इन्होंने उसको सपोर्ट कर दिया। हालांकि ये बिल पास नहीं हुआ, रिपन को अपना कार्यकाल पूरा किए बिना ही वापस भेज दिया गया। यहाँ से जाओ, यहाँ से भागो, तुम आके तो सब खराब कर दोगे। तो रिपन को वापस भेज दिया गया। तो रिपन के माध्यम से ये बिल आ रहा था, रिपन को बिल भी वापस कर लिया गया और रिपन को भी वापस कर दिया गया। फिलहाल सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इल्बर्ट बिल का सपोर्ट किया था। दैट्स इट। ठीक है, चलो ठीक है। तो इतने मुद्दे आपको याद रखने, यहां से क्वेश्चन आता है किसका सपोर्ट किया, किसका अपोज किया, और बिल्कुल लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है। जनरलाइजेशन उसमें नहीं करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट संस्था है। इनके द्वारा चलाया गया आंदोलन, इनके द्वारा यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा चलाया गया आंदोलन भारतीय जानपद सेवा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। द मूवमेंट सर्कुलेटेड बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी, द मूवमेंट सर्कुलेटेड बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी इज नोन एज भारतीय जानपद सेवा आंदोलन, इंडियन जानपथ सेवा यानी सर्विस मूवमेंट, भारतीय जानपथ सेवा आंदोलन। ठीक है, के नाम से जाना गया, ये भी पूछा जाता है। ओके, अगली लाइन में एक दो लाइन और, एक लाइन मेंशन कर लीजिए। यह संस्था राष्ट्रीय संस्था होने का प्रयास कर रही थी। दिस ऑर्गेनाइजेशन was trying to be established as नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बट समस्या क्या आई, लेकिन उसी समय बंबई में कांग्रेस की स्थापना एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में हो गई। बट एट दैट टाइम देयर एस्टैब्लिश्ड कांग्रेस as the national organization in Bombay। तो बाकी आप समझिए गए कि मामला क्या है। फिर ये बन गई तो फिर दो राष्ट्रीय कैसे, राष्ट्रीय तो एक राष्ट्र होता है और एक राष्ट्रीय है ना, एक ही होगा, तो संभव नहीं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी एक्चुअली फिर उन्होंने बहुत बाद में जाकर के कांग्रेस भी ज्वाइन किया,
मर्ज भी कर लिया, लेकिन शुरुआत में। तो कहने का मतलब जो छोटी छोटी राजनीतिक संगठन बंगाल में बने, उसमें जो सबसे बड़ी संस्था थी वो इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी की थी, और यही वो संस्था है जो आगे चल करके, या इन्होंने पूरा प्रयास किया कि एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में स्थापित हो, और ये लगभग हो भी जाती या होने की कगार पर ही थी। लेकिन फिर मुंबई में जब कांग्रेस की स्थापना हो गई एक राष्ट्रीय संगठन के रूप में, तो फिर इसने अपना कदम पीछे ले लिया, क्योंकि राष्ट्र में राष्ट्रीय संगठन के लिए राष्ट्रवाद का होना सबसे जरूरी है, और ये विभाजन अगर हो जाएगा कि हम भी राष्ट्रीय, तो फिर तो पहले ही राष्ट्रवादी व्यवस्था पर तलवार चल गई। तो इसके लिए फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने क्या किया, कंप्रोमाइज कर लिया, फिर आगे कौन सी बढ़ी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो अगर क्वेश्चन उठता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है जो राष्ट्रीय संस्था के रूप में मानी जा सकती थी, वो इंडियन एसोसिएशन थी। ठीक है, तो ये बंगाल का कुछ। अब आइए बंबई, तुरंत। बॉम्बे, मुंबई में जो संगठन है, महाराष्ट्र, बंगाल के बाद महाराष्ट्र लिखो, मुंबई ना लिखो, जो मुंबई में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुई महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो पहली संस्था बनी है वो है बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन established in 1852, established in 1852। फाउंडर इसके रहे हैं दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी। चलिए, इसके बाद है पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा यानी पब्लिक लीग। पब्लिक लीग, पूना पब्लिक लीग, इसको तो पूना सार्वजनिक सभा। established in 1867 और फाउंडर रहे हैं एम.जी. रानाडे। 1867 फाउंडर रहे हैं एम.जी. रानाडे, और दूसरे रहे हैं गणेश वासुदेव जोशी। गणेश वासुदेव जोशी, गणेश वासुदेव जोशी। ठीक है, ये इसके फाउंडर रहे हैं। चलिए, पुरानी घिसी पिटी बातें इसमें भी है भाई, जमींदार वगैरह तो डिमांड है। अगला है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। अगला है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। प्रेसिडेंसी एसोसिएशन established in 1885। फाउंडर फिरोज शाह मेहता। फाउंडर फिरोज शाह मेहता। बदरुद्दीन तैयब जी। फिरोज शाह मेहता, फिर हैं बदरुद्दीन तैयब जी।
बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तैलंग एंड काशीनाथ त्र्यंबक। केटी तैलंग लिख लो, है ऐसा काम के बिल्कुल नहीं है। तैलंग एंड काशी नाथ त्र्यंबक, काशीनाथ त्र्यंबक। ये ऊपर वाले दो याद रखिए बस। ठीक है, अब आइए मद्रास, तुरंत वहां पहुंचिए। मद्रास, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, पहला लिखिए, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। Madras Native Association, established in 1852. Established in 1852. Founder गुजलू लक्ष्मी नरसु चेट्टी। नरसु चेट्टी, चेट्टी एक समुदाय उधर का, साउथ का। चेट्टी, CHE लिखे, नरस चेट्टी। एक लोग बोले तो चोट्टी लिख के बैठे थे, ये गलत है, चोट्टी नहीं हो सकता यार, चेट्टी ठीक है। नरस चेट्टी ये व्यापारिक समुदाय एक्चुअली होता था वहां का। ओके, फिर है दूसरा मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा established in 1884। 1884। फाउंडर इसके हैं, फाउंडर नोट कीजिए, वीर राघवाचारी, नोट करना है, वीर राघवाचारी। दूसरे हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर, जी सुब्रमण्यम अय्यर। और तीसरे हैं पी आनंद चार्लू, पी आनंद चार्लू, CHARLU, चार्लू। ओके, यहां से तुरंत पहुंची लंदन। लंदन में संस्थाएं वहां भी गठित हुई हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। ये हो गया पी आनंद चार्लू। लंदन, लंदन में पहुंचे पी आनंद। हो गया ना वो पूरा, छूट गया, इधर छूट गया, हो गया। ओके, लंदन, इसमें लंदन इंडियन कमेटी, लंदन इंडियन कमेटी, established in 1865। दादा भाई नौरोजी, सॉरी 1862।
फाउंडर पी मुदलियार 1862, और इसके फाउंडर रहे हैं पी मुदलियार। पी मुदलियार फिर है लंदन इंडिया सोसाइटी, लंदन इंडिया सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड इन 1865, दादा भाई नेहरू जी 1865, दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी। इसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन established in 1866, दादा भाई नेहरू जी established in 1866, दादा भाई नेहरू जी 1866, दादा भाई नेहरू जी इसके फाउंडर हैं। हो गया। ये लंदन में कुछ स्थापित संस्थाएं, और ये बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, लंदन, हर जगह जो आपने पढ़ा, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, और एक स्थिति जो उत्पन्न हुई है, तो जनता, स्पेशली जो पब्लिक है, विशेष करके मध्यम वर्ग की अगर बात की जाए, तो एक जो राष्ट्रीयता की भावना, नेशनलिज्म का जो भाव है ना, ये फिर सब लोगों के मन में धीरे धीरे वास कर रही थी, और ये एकदम से सामने आ गई, फ्रंट पर आ गई। सब लोग एक राष्ट्रवादी भावनाओं से लगभग स्पेशली मध्यम वर्ग की बात की जा रही है यहाँ, मतलब पब्लिक सेक्टर की बात नहीं की जा रही है, सार्वजनिक रूप से सबकी नहीं बात की जा रही, मिडिल क्लास जी। क्योंकि इन सब राजनीतिक संस्थाओं में कुछ ही संस्थाएं ऐसी हो पाई हैं जो पब्लिक को भी इन्वॉल्व करी हैं, बाकी तो ज़्यादातर संस्थाओं में मिडिल क्लास पीपुल ही शामिल रहे हैं। मिडिल क्लास पीपुल से मतलब है कि पत्रकार हो गए, वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, टीचर्स हो गए, अध्यापक, है ना। तो ये समथिंग मिडिल क्लास, ये जो मिडिल क्लास के लोग हैं, यही लोग जो है इसमें पार्टिसिपेटर्स रहे हैं। तो जो कुछ भी अभी आगे फ्रंट पर आया, मिडिल क्लास लोगों में एक राष्ट्रीय चेतना, एक नेशनलिज्म का भाव जो है लगभग मन में आया, और वो हिलोरें बिल्कुल ले ही रहा था, और एक उतावलापन, एक क्यूरियोसिटी एकदम इसको लेकर के आगे बढ़ने की थी। अंग्रेज सरकार को भी लगा यार कि अब अंग्रेज ब्रिटिशर्स का जो रियलाइजेशन है कि अगर हमने इस समय जिस प्रकार इन मिडिल क्लास पीपुल या इंडियंस जो भी हैं, और एक नेशनलिज्म का इमोशंस इसमें कूट कर भरा जा रहा है, और उसकी प्रतिक्रिया सामने है, छोटे छोटे लेवल पर आ रही है, प्रांतीय स्तर पर आ रही है, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में आ रही है। अगर आज की डेट में हमने इनकी डिमांड्स पर, इनकी प्रॉब्लम्स पर फोकस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, तो ये रियलाइजेशन ब्रिटिशर्स को होने लगा कि फिर तो 1857 से बड़े विद्रोह को फिर हम आमंत्रण दे रहे हैं। और यह सोचना उनका बिल्कुल सही था, क्योंकि इसके बाद अगर ऐसा कोई विद्रोह होता तो नो डाउट वो 1857 से बड़ा ही होता, क्योंकि वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड नहीं था। लेकिन अगले स्टेप पर आता तो उन समस्याओं को, उन कमियों को दूर करने का लोग प्रयास करते, तो क्योंकि पॉलिटिकल एक जो विचारधारा वो तो आ ही रही थी मन में, तो थोड़ा सा भी ऑर्गेनाइजेशन अगर बनता तो नो डाउट उससे बड़ा विद्रोह हो सकता था। तो ये रियलाइज ब्रिटिश हुकूमत ने, ब्रिटिश सरकार ने किया, अंग्रेजों ने रियलाइजेशन किया, और उनका मानना था कि कहीं ना कहीं से इन पर हमें फोकस करना चाहिए। ऐसा वो सोच ही रहे थे। कौन?
ब्रिटिशर्स। तो ये 2-3 लाइन आप इस पे चाहे लिख लीजिए, एक इंट्रोडक्टरी चीजें कि उपरोक्त संगठनों के कारण विशेषकर मध्य वर्ग में राजनैतिक चेतना हिलोरे लेने लगी। ठीक है, ड्यू टू above political organizations and their activities and its activities, due to above political institutions and its activities, there came the emotions of nationalism in Indians, especially middle class people, ऐसा लिखिए, in Indians especially middle class people. And Britishers began to realize, और अंग्रेजों को अब लगने लगा, and Britishers began to realize, और अंग्रेजों को अब लगने लगा कि यदि इनकी मांगों पर हमने ध्यान नहीं दिया, लगने लगा, realized, if, and Britishers began to realize, if we would not keep, छोड़ दीजिए, would not care the problems of Indians, now the time, we would not care on the problems of Indians now the time, अगर हमने इस समय उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया, it can proceed the revolt against Britishers larger than 1857. It can proceed the revolt against Britishers larger than 1857. 1857 से भी बड़ा विद्रोह हो सकता है। तो दिस began to realize the Britishers, ठीक है, तो ये लगने लगा। ठीक है, चलिए इसको ही फुल स्टॉप कर दीजिए। इसी समय at this time when Surendranath Banerjee was trying to establish his organization Indian Association as national institution, a retired ICS officer, हिंदी में भी उसको लिख लीजिए। इस समय जब सुरेंद्र नाथ बनर्जी अपनी संस्था इंडियन एसोसिएशन को राष्ट्रीय संस्था बनाने का प्रयत्न कर रहे थे, तब एक रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी ए.ओ. ह्यूम
कॉमा लगा के, तब एक रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी ए.ओ. ह्यूम, ए रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर ए.ओ. ह्यूम, ICS officer A.O. Hume, which was known as Saint of Shimla, which was known as Saint of Shimla, जो शिमला के संत के नाम से जाना जाता था, which was known as Saint of Shimla, जो शिमला के संत के नाम से जाना जाता था, met to Viceroy Lord Dufferin, met to Viceroy Lord Dufferin in Shimla, वायसराय लॉर्ड डफरिन से शिमला में मिला, मेट टू वायसराय लॉर्ड डफरिन इन शिमला, वायसराय लॉर्ड डफरिन से शिमला में मिला और उनकी सहमति से एंड established an institution and established institutions named Indian National Union, named Indian National Union in 1884 with consent of him, with consent of him. तो वायसराय लॉर्ड डफरिन से शिमला में मिले और उनकी सहमति से 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। ठीक है, तो इसको फुल स्टॉप कीजिए, भारतीय राष्ट्रीय संघ पर थोड़ा रुकिए। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, तो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल क्लियर है कि राष्ट्रीय चेतना मध्य क्लास के लोगों, मिडिल क्लास के लोगों में बिल्कुल हिलोरे ले रही थी। उस समय लोग पूरी तरीके से आतुर हो रहे थे कि इस राष्ट्रवाद को कैसे आगे बढ़ाया जाए और एक राष्ट्रीय एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तैयारी हो। इवन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये प्रयास लगातार कर ही रहे थे। इससे अंग्रेजों को और ज्यादा रियलाइज हुआ यार कि ये अलग अलग थे, फिर देश के स्तर पर एक बड़ी संस्था लेके चले आ रहे हैं। इतने में ही शिमला के संत के नाम से मशहूर एक रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी ए.ओ. ह्यूम ने एक संस्था स्थापित कर ली बंबई में, वो 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसे दादा भाई नेरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, which was changed by Indian National Congress on the suggestion of दादा भाई नेरोजी in 1885, जिसे दादा भाई नेरोजी के सुझाव पर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। The word Congress is taken from the Constitution of America. Constitution of America. कांग्रेस शब्द अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लोगों का समूह, which means the group of the people, जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। ग्रुप ना कहिए, गैदरिंग ऑफ द पीपल, ठीक है, क्योंकि ग्रुप में एक बाउंड्री हो जाती है कल्चर की, है ना। तो विच मीन्स लोगों का समूह, गैदरिंग ऑफ द पीपल, जिसका अर्थ है लोगों का समूह। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा अब इसको लेकर के यहाँ के लोगों का मंथन है कि ये ऐसी घटनाएं कही। तो लाला लाजपत राय ने एक्चुअली ये जो घटना घटी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, जिसमें मेन रोल ए.ओ. ह्यूम का है, इस पर लाला लाजपत राय का जो चिंतन है वो ये है कि ये जो इंडियन नेशनल यूनियन है जो 1884 में कन्वर्टेड इन इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885, एक साजिश है। किसकी? अंग्रेजों की एक साजिश है और ये सेफ्टी वॉल्व के रूप में, ये सेफ्टी वॉल्व के साजिश के रूप में लाई गई। इट वॉज
brought as the conspiracy, is what brought as the conspiracy. Conspiracy of क्या? Conspiracy of थ्योरी ऑफ, थ्योरी लिखिए, प्रिंसिपल थ्योरी, ठीक है, सेफ्टी वॉल्व, सेफ्टी वॉल्व। लाला लाजपत राय ने इसकी स्थापना को एक षड्यंत्र बताते हुए, किसका षड्यंत्र बताते हुए, कि ये सेफ्टी वॉल्व के सिद्धांत के षड्यंत्र के रूप में स्थापित की गई है। इन्होंने, लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की स्थापना को सेफ्टी वॉल्व के सिद्धांत के अंतर्गत लाई गई अंग्रेजों का एक षड्यंत्र बताया। उनका मानना यह था कि उस समय जब हम एकजुट हो रहे थे राष्ट्रवाद के अंतर्गत, तो हमारी राष्ट्रीय भावनाएं बिल्कुल लगातार बढ़ रही थी। अंग्रेजों ने एक साजिश की। कौन सी साजिश की? वो ह्यूम के मत में इन्होंने प्रस्तुत किया कि ये सेफ्टी वाले सुरक्षा कपाट के सिद्ध, इसको हिंदी में कहते हैं सेफ्टी वाले को सुरक्षा कपाट, सुरक्षा कपाट। तो कांग्रेस जो लाएगी वो सुरक्षा कपाट के रूप में लाएगी, मतलब एक ऐसा बॉडीगार्ड लेके आई है कांग्रेस जिससे लोगों की, जो पीपल की मार है वो डायरेक्ट ब्रिटिशर्स पर ना पड़ करके ये बीच में कांग्रेस मिल जाए और ये चोट इस पर आ जाए और ये बच जाए। एज ए वॉल खड़ी कर दी गई, सेफ्टी वॉल, ठीक है ना। इनका मानना है इससे कि या लोग जो हैं, पीपल हैं, इनकी मार, जो ऑर्गेनाइजेशंस की मार जो सीधे ब्रिटिशर्स पर पड़ने वाली थी, इन्होंने बीच में कांग्रेस को खड़ा कर दिया ताकि ये चोट अब इन पर ना पड़ करके अब सीधे ये चोट इन पर पड़ जाए और ये बच जाए, सेफ हो जाए। तो दिस विल वर्क एज द सेफ्टी वॉल्व। कैसे किया? अब इनका इस सिद्धांत का जो एक्सप्रेशन है वो ये है कि जिस प्रकार से भारतीय जो मांग, डिमांड है यहाँ की अंग्रेजों से, वो ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में बढ़ते जा रही है। तो डिमांड किसके साथ, किससे हो रही? ब्रिटिशर्स से हो रही है। ये जो लोग हैं एज ए ऑर्गेनाइजेशन सवाल किससे कर रहे हैं? अंग्रेजों से कर रहे हैं। अंग्रेजों को उसका प्रत्युत्तर नेगेटिव ही देना है, पॉजिटिव नहीं देना है। अंग्रेजों को उसका रिएक्शन पॉजिटिव नहीं देना है, नेगेटिव ही देना है, क्योंकि पॉजिटिव देने में फिर उनका नुकसान है, फिर यहां आने का फायदा क्या मतलब है। तो ऐसे में फिर अगर इनको नेगेटिव ही रिएक्शन करना है तो ये पब्लिक का जो गुस्सा है उस रिएक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन एज ए रिवोल्ट हो सकता है, और जिसकी मार, जिसकी चोट सीधे इनको मिल सकती है। ठीक है, सीधे चोटिल हो सकते हैं, घायल हो सकते हैं, इनकी मार से हताहत हो सकते हैं। अब यह हुआ कि उन्होंने साजिश करके एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर दिया कांग्रेस का। इसको कहा कि ये आप लोगों की नेता है, आपकी समस्याएं ये सुनेगी, क्योंकि आप ढंग से अपनी प्रॉपर तरीके से अपनी समस्याएं व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो ये रिसर्च कर करके आपकी उन समस्याओं को भी निकाल के लाएगी जिसको आप नहीं ला सकते। तो दिस इज द लीडर ऑफ योर्स, ये आपकी नेता है, और अब आपको मेहनत नहीं करनी है, आपकी सारी समस्याओं को आफ्टर रिसर्च निकाल के लाएगी और अंग्रेजों को आपके प्रतिनिधि के तौर पर अंग्रेजों के समक्ष रखेगी। और ये पावरफुल रहेगी क्योंकि ये बताएगी भी कि हमारे पीछे इतने लोगों की ताकत है। ये उन्होंने कहा, लाला लाजपत राय का। तो ये अगुवा के तौर पर, लीडर के तौर पर समस्याएं ये लोग अपनी किसके समक्ष रखेंगे? अब कांग्रेस के समक्ष। इनकी प्रॉब्लम्स क्या है कि अभी अंग्रेजों से डिमांड करते थे, अब किससे डिमांड करेंगे? कांग्रेस से, क्योंकि उन्होंने कहा भाव हमसे कहिए अपनी समस्याएं, हम रिप्रेजेंट करेंगे उधर, अब डायरेक्ट मत चाहिए। तो अब ये लोग डिमांड किससे करेंगे? कांग्रेस से, और कांग्रेस ले जाएगी किसके समक्ष? अंग्रेजों को। अंग्रेजों को रिएक्शन नेगेटिव ही लेना है,
उनको देना तो कुछ है नहीं। तो अब इन लोगों का जो गुस्सा है इन पर ना उतरकर ये इधर ट्रांसफर हो गया, क्योंकि भाई अब ये मारेंगे किसको, जिससे मांगेंगे उसी पर तो गुस्सा करेंगे। अंग्रेजों से डिमांड कर रहे थे तो उन पर गुस्सा कर रहे थे, अब कांग्रेस से डिमांड करेंगे तो गुस्सा इन पर किस पर चलाया, कांग्रेस पर चलाया। तो अंग्रेजों ने बहुत ही साजिश के तहत जो पब्लिक का रिएक्शन है विरोध के रूप में, रिवोल्ट के रूप में, वो रिएक्शन वो अपने सर से हटा के कांग्रेस पे सर पर मर दिया। कुल मिला के अपने आप को बचा लिया, कांग्रेस को सेफ्टी वॉल्व के रूप में स्थापित कर दिया। दिस इज द थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल्व लॉन्च्ड बाय द लाला लाजपत राय। इस हिसाब से क्लियर, तो सेफ्टी वॉल्व के रूप में लाला लाजपत राय ने कहा। शुरुआत में इसका एक्शन देख के, रिएक्शन देख के, जो भी है, शिमला के संत के नाम से मशहूर ए.ओ. ह्यूम के बारे में ये कहा जाता है कि इनको ऐसी क्या बात कैसे सूझ गई। तो लोगों का मानना है जो उनके फेवर में रिसर्च कर रहे थे कि ए.ओ. ह्यूम बहुत ही उदारवादी व्यक्ति थे, शिमला में रहते थे और भारतीयों के दुख और संताप पर उनकी आत्मा बहुत रोती थी, भारतीयों के कष्टों से बड़ा दुखी होते थे, संत टाइप के रहते थे साधु वेश में, और बहुत ही उदारवादी थे, और भारतीयों के दुख और संताप पर उनकी आत्मा बड़ी दुखी होती थी। तो भारतीयों के हित के लिए उनके लिए एक लीडर इन्होंने खड़ा किया। इसके लिए उन्होंने, जब ऐसे छोटे छोटे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस उधर बन रहे थे तो कलकत्ता इन्होंने भी यूनाइट करने की कोशिश की, और इसके लिए उन्होंने कलकत्ता स्नातकों के नाम, जो ग्रेजुएट से उनके नाम एक मर्म स्पर्शी एक इमोशनल लेटर्स भी लिखा था, और जिसमें उन्होंने लिखा था, और उसका आशय और सेंट्रल आइडिया जो इस प्रकार से कहा जा सकता है, जिसमें कलकत्ता ग्रेजुएट्स को इन्होंने बताया कि इस समय जो ज़रूरत है वो यूनिफिकेशन की है, यूनाइट होने की है, क्योंकि एक व्यक्ति अकेले अकेले कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अकेले में वो शक्तिहीन ही होता है। इस समय ज़रूरत है एक संगठन की, ऑर्गेनाइजेशंस की, एक समूह की, जो एक मत हो सके और एक मत हो करके फिर अपनी मांगों को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फोर्सफुली रख सके। तो ऐसा एक, मतलब इन्होंने बहुत इमोशनली पूरा पत्र लिखा कि शेर व शायरी से भरा हुआ, क्योंकि इमोशनली पत्र शेर व शायरी से भर ही रहता है। संगठन कितना मजबूत होता है, अकेले में कुछ नहीं हो सकता, ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं इसे, है ना। और फिर उनका पूरा समर्थन लिया, और समर्थन, अब समस्या ये आई कि ब्रिटिश हुकूमत इसके लिए कैसे परमिशन देगी। भाई अगर आप ये जाके कहेंगे कि हम भारतीयों के हित के लिए एक संगठन खड़ा करना चाहते हैं उन्हीं की मदद से, तो फिर डफरिन उस समय वो तो भगा देगा, भगाओ इसको यार, और यहाँ से न मत भगाओ इसको, शिमला से भगाओ सीधे लंदन, भारत में देखो रहने न पाए, खतरनाक है ये। तो एक ड्रामा इनके साथ जुड़ा हुआ है कि ये शिमला के संत के नाम से मशहूर थे, और शायद ये कुछ भविष्यवाणियाँ वगैरह करते रहते थे हथेली उथेली देख के, ये भी बड़ा ड्रामा है। तो ये सब करते रहते थे, ठीक है। और ऐसे में डफरिन से मिले, और डफरिन को बताया कि राज साहब हम तो दूरदृष्टा हैं, हमको क्या, हमको तो ईश्वर का संदेश आता रहता है, और रात में सपने में संदेश आया कि बहुत बड़ा तूफान चलेगा और ब्रिटिश हुकूमत अब भारत से उखड़ जाएगी। अच्छा, संत लोग कुछ ऐसी बात करते हैं तो लोग डर जाते हैं, डफरिन भी डर गया यार, ऐसे क्या हो गया। फिर उसने कहा यार ऐसा मुझको लगा है, और हमारी, क्योंकि हमारा तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है उधर, तो हमको हमारे देखा हुआ सपना तो सही होगा। तो फिर लोग परेशान होते थे, तो महाराज जी उपाय बताओ, ऐसी समस्या है, वो पैर पे बिल्कुल सर रख देंगे, महाराज उपाय बताओ, वो आपके हाथ में। अब डफरिन को पहले डरा दिया, फिर डफरिन से कहा उपाय बताओ। डफरिन ने कहा, तब इन्होंने बताया कि हम ऐसा कर दें कि एक संगठन बना दे जो डिमांड वो डायरेक्ट आपसे करते हैं और आप पर गुस्सा करने के लिए तैयार हैं, वो डिमांड वो अपनी एक संस्था, अपने नेता से करें, और फिर उनका गुस्सा उस पर उतरेगा। और डफरिन ने तुरंत हाँ कर दिया। अब ये क्लेम किसका है? ये क्लेम ह्यूम का है कि मैंने
डफरिन को मनाया ऐसा कह के, जिसको सेफ्टी वाल्व वो कह रहे हैं, वो मेरी एक साजिश है अंग्रेजों के खिलाफ, इस कारण उसने परमिशन दिया। डायरेक्ट कहते उनकी मदद के लिए करें तो परमिशन ही ना देता वो। ये ह्यूम का वो है, क्लेम है इसमें, ठीक है। तो ह्यूम का मानना है कि हमने इस बहाने डरा करके, डफरिन को भयभीत करके यहाँ के विद्रोह के लिए, और उससे परमिशन मैंने ले ली। तो सेफ्टी वाल का सिद्धांत जरूर मैंने बात करी है डफरिन से कि बचत होगी, लेकिन ये मेरी एक साजिश है ताकि ये संस्था ऑर्गेनाइज हो जाए और काम ये भारतीयों के लिए करेगी, हिंदुस्तानियों के लिए करेगी। तो ये साजिश तो है, लेकिन सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत ये इनके लिए, डफरिन के लिए साजिश है, ये इंडियंस के लिए साजिश नहीं है। दिस इज द कॉन्स्पिरेसी फॉर ब्रिटिशर्स, नॉट फॉर द इंडियंस। इंडियंस के लिए साजिश नहीं है। तो ऐसा कुछ इनका अपना जो है इसका जवाब है ह्यूम का। बात जो भी है उसको हम इसी रूप में देखते हैं। फिलहाल अगले स्टेप पर इस चीज को लाजपत राय ने ही स्वीकार किया है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर इन्होंने सेफ्टी वाल्व के रूप में इसको स्थापित किया है, स्टैब्लिश किया है, तो हम इसका उपयोग भी विल यूटिलाइज द कांग्रेस एज तड़ित चालक। हम इसका उपयोग तड़ित चालक के रूप में करेंगे। तड़ित चालक, इसको कहते हैं थंडर कंडक्टर। थंडर कंडक्टर, तड़ित थंडर कंडक्टर समझ रहे हैं ना, वो जो छत के ऊपर आसमानी बिजली से बचाने के लिए घर को लगाई जाती है। एक लोहे का रॉड टाइप का ऊपर लगाया जाता है छोटा सा, सबसे टॉप पर, और उससे एक अर्थिंग जो है जमीन को दे दी जाती है। तो आसमानी बिजली जब गिरती है तो नुकसान न करके पूरी फोर्स जमीन में। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको तड़ित चालक के रूप में उपयोग करूंगा कि अगर जनता के फोर्स या विरोधी ताकतें, वो जो गुस्से की बिजली है, अगर हम कांग्रेस के ऊपर गिरती है तो हम इसको तड़ित चालक के एक ऐसी कनेक्टिविटी बनाएंगे, ऐसा कंडक्टर लेके आएंगे अंग्रेजों के साथ, जो इस गुस्से की फोर्स को उतार के फिर उसी जमीन पर गिरा देगी। हम इसका उपयोग तड़ित चालक के रूप में करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसके स्थापना के बारे में एक कॉन्सेप्ट आया है, एक सेफ्टी वाल्व का आया है, एक तड़ित चालक का आया है। ह्यूम का अपना मंतव्य, इस पूरे पर एक लेख आप लिख के लाएंगे, और कांग्रेस की स्थापना तक हम लोगों ने आज पढ़ा। कल इसके आगे नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे।